यही उन्होंने एक भारी गलती करी, जो ये हथियार छोड़ा था, जो ये कपड़े छोड़े थे, और सबसे ज्यादा पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो तत्परता दिखाई, जो स्मार्टनेस दिखाई, इधर से जाती है कॉल, कहते हैं सोनम की, और उधर से उसकी कॉल जाती है इन 3 क्रिमिनल्स को। तो ये जो साइकिल थी, और ये तीनों क्रिमिनल की जब लोकेशन देखी गई तो पता चला कि ये भी यही थे समय में जब ये बॉडी रिकवर हुई। बस यहाँ से पुलिस को सब समझ में आ गया एग्जैक्टली खेल क्या है। इन्होंने जिंदगी में पहली बार कभी मक्खी नहीं मारी होगी, इन्होंने आदमी मारा था। तो इन्होंने से तो गलतियां कंटिन्यू होनी थी और खूब गलतियां हुई भी। और इन्हीं गलतियों के अंदर सर्कमस्टेंस एविडेंस, चेन ऑफ द एविडेंस, डिजिटल एविडेंस इतने सारे इनके खिलाफ हैं कि बच ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी। नमस्कार, आज बात करेंगे समाज में हो रही उन घटनाओं पर जिसने सबको सन्न करके रखा हुआ है। हमारे समाज में जहां पत्नियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, उसी समाज में कुछ महिलाएं अपने पतियों को मारकर नीले ड्रम में भर दे रही हैं, कोई बोरी में भरकर नाले में फेंक दे रही हैं, कोई हनीमून पर खाई में फेंक दे रही हैं। तो आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या मानसिकता है और सोनम राजा केस में क्या नया मोड़ आया है, उस पर बात करेंगे मशहूर डिटेक्टिव संजीव देशवाल जी से, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से आज तक तमाम बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस चुटकियों में सॉल्व कर दिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव देशवाल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने तमाम केसेस देखे होंगे, क्या ऐसा कोई केस देखा है जिसमें पत्नी हनीमून पर अपने पति को निपटा दे रही है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि समाज का ये बदलता हुआ रूप बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि समाज ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतने अच्छे घर में शादी करने वाली एक महिला और एक अपने ऐसे प्रेमी के जो उनके घर में एक नौकर है, 5 साल उससे उम्र में छोटा है, अनपढ़ है, उस व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति को जो समाज में हर इंसान चाहेगा कि ऐसा कहते हैं दामाद उसके घर में आए और ऐसा पति उसको मिले, उसकी हत्या इस तरीके से कर दी जाए। एक निरंकुश, एक घटिया मानसिकता की वजह से एक सीधा-साधा इंसान मौत के घाट उतर गया। बहुत तकलीफ होती है, सीरियसली बहुत तकलीफ होती है। लेकिन देशवाल साहब, जी। ये क्या मानसिकता है, इसके पीछे क्या विचार होते हैं? आपने तो तमाम केसेस देखे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर ये इस तरह का विचार है कि प्यार में अंधे होकर के कुछ भी कर डालो, मतलब अपने पति को ही मार डालो। देखिए, कई लोग अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, 2-4 सीरियल देख लिए, वो मर्डर कर सकते हैं, बच सकते हैं और बचकर वो पा सकते हैं जो उनको वैसे नहीं मिला जैसे उनको मिलने की उम्मीद थी। जैसे हम इसी केस में लें कि सोनम ने सोचा था कि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जो मेरे यहाँ पर नौकर है या मेरे पिताजी की कंपनी में काम करता है। देखिए, उसको भी सोचना चाहिए था कि हाँ, जात भी नहीं मिलती, उम्र भी नहीं मिलती, स्टेटस भी नहीं मिलता, ऐसे इंसान से आप प्यार तो कर लेते हो, लेकिन समाज ऐसे आदमियों को नहीं कहता एक्सेप्ट कर पाता। और किसी पिता के लिए इससे ज़्यादा तकलीफदेह क्या बात हो सकती है कि वो अपने नौकर से अपनी इकलौती बेटी की शादी करे? ये बच्चों को समझना होगा ना। लेकिन मुश्किल क्या है कि हमारा समाज 2 चीज़ों में बँट गया है। एक समाज वो है जो 50-60 साल का है, जिसकी उम्र 50-60 साल हो गई है, वो संस्कारों के तहत चला हुआ आ रहा है। और एक समाज वो है जो यंगस्टर का समाज है, जो 20, 25, 30 साल के बच्चे हैं। वो ऐसे समाज में लेकिन उठते संजीव बैठते हैं जी, जहाँ पे एक बात जी, ठीक है कि आप तमाम संस्कारों की बात कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। किसी को किसी से जी। मोहब्बत हुई, कहते हैं प्यार जात पात धर्म ऊंच ऊंच नीच ये सब हाँ, नहीं अंधा होता। होता है प्यार, अंधा प्यार होता है अंधा प्यार। होता है, इसीलिए कहा जाता है। चलिए, प्यार मोहब्बत हुई, माता पिता की आपने नहीं सुनी, तो आप चली जाती हैं उस व्यक्ति के साथ, लेकिन आपने किसी और का घर बर्बाद किया, किसी और के बेटे की जान ले ली, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि शादी ही क्यों की, इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं? जैसे हमने इसके पीछे मुस्कान वाला केस देखा, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति को काट काट कर नीले ड्रम में भर दिया था। दूसरा ये हुँ। सोनम रघुवंशी का केस है, इसमें भी शादी कर लेती है और हनीमून पे ले जा करके मारने की प्लानिंग करती है, और बताया जा रहा है कि मारने की प्लानिंग तो और पहले से थी। ये तो 23 तारीख तक मामला बढ़ता चला गया। तो इसके देखिए, पीछे सोनम की असल में होता क्या है कि सोनम ने जब शादी की बात सोची होगी और सोनम ने अपने घर में ये बात चलाई होगी या उनको पता चला होगा, उन्होंने इस बात का विद्रोह किया होगा, उसके बाद उसके लिए जब ढूँढ मची होगी कि भई कोई लड़का अच्छा ढूँढते हैं, तो उसमें राजा रघुवंशी जब लड़का मिल गया होगा, तभी से इसने एग्ज़ीक्यूशन प्लान शुरू कर दिया होगा। एग्ज़ीक्यूशन प्लान उसी वक़्त से शुरू हो गया होगा जब राजा रघुवंशी का नाम इनके घर में चला होगा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा इंसान मेरे को शादी जिससे मेरी हो रही, इतना अच्छा इंसान है। राजा रघुवंशी प्यार के लिए शादी कर रहा था।
और ये उसको मौत के घाट उतारने के लिए अपनी कुत्सित भावना, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए ये शादी कर रही थी। देखिए कितना अंतर है इस दुनिया के अंदर कि एक समाज कैसा था, एक समाज कैसा था। इस लेडी ने ये सोचा कि मैं आराम से बच जाऊंगी, विधवा का कोई रूप ले लूंगी या दुनिया को दिखा दूंगी कि मैं मर चुकी हूं और एक दिन ये भी नौकरी छोड़ के आ जाएगा, मेरे पास इतना पैसा तो है ही, 9 लाख तो मैं घर से लेके आ ही गई हूँ, सारा जेवर भी मेरे पास ही है, 20, 25, 30 लाख का तो बंदोबस्त हो ही गया है, नेपाल में 2, 4, 5 साल काटेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लाइफ को जिएंगे। उन्होंने सोचा था कि मेघालय में जाके कत्ल किया जाएगा तो वहां पे जाके कौन चेक करने वाला, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कहाँ से इंदौर से लोग इतनी दूर जाएंगे इन्वेस्टिगेशन करने। सब सोचेंगे मर खप गए होंगे, पहाड़ी से गिर गए होंगे, झरने से गिर गए होंगे, मौत हो गई होगी। और वैसे भी अगर ये बॉडी 2 दिन में ना मिलती, अगर 6-15 दिन के बाद मिलती, 1 महीने के बाद मिलती, तो डिकम्पोज होकर मिलती बॉडी, पहचान में भी नहीं आती बॉडी। और लोग यही सोचते रहते हैं कि सोनम भी कहते हैं कहीं बांग्लादेश निकल गई है, उसे लेके बांग्लादेश में लोग चले गए हैं और यहीं के लोगों ने उसे मार काट दिया और इनकी सब पैसों को लूट लिया। तो ये जो मानसिकता है, ये यंगस्टर्स में कई बार देखने को मिलती है। आप देखेंगे उम्र दराज लोगों में सब चीजें नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स के अंदर देखने को मिल रही हैं। हार्डली 20 से लेके 35 ईयर्स के बीच के जो यंगस्टर्स हैं, उनके बीच में ये सब चीजें दिख रही है, क्योंकि बहुत ओटीटी देख रहे हैं ना हमारे, कहते हैं नेटफ्लिक्स और कहते हैं ये प्राइम टाइम, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत चीजें आसान है, लेकिन तो फिर आसान फिल्म नहीं है। का इतना असर पड़ता है दिमाग पर कि लोग वहशी होते जा रहे हैं, क्रिमिनल बनते जा रहे हैं। देखिए आपको समझना होगा, आपके व्यूअर्स को भी समझना होगा कि जो हम चीज देखते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस तरीके से हम उठते बैठते हैं, वही धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। ओटीटी पे आप देखते क्या है, मैं ओटीटी की कहते हैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन ओटीटी पे जो भी परोसा जा रहा है वो आज की सोसाइटी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है। काफी हद तक मैं सोचता हूँ कई बार उसमें किस तरीके से चीजें दी जाती हैं, किस तरीके से नंगापन सोनम दिखाया अच्छे जाता है। केस वापस आ जाते हैं संजीव जी। हम्म। बड़ी जी। प्लानिंग बड़ी तगड़ी थी, जिस तरीके की प्लानिंग की गई कि राजा जाना नहीं चाहता था हनीमून पर, जबरदस्ती उसको लेकर गई सोनम। और फिर वहां पर पहले ये प्लान था कि खाई से फेंक देंगे, लेकिन कुछ प्लान बदल गया। फिर 23 तारीख को भाड़े के कुछ किलर्स लिए गए, फिर उन्होंने उसका कत्ल किया, फिर खाई में फेंक दिया। प्लानिंग बड़ी तगड़ी थी। फिर सोनम ने कहा कि मुझे गाजीपुर छोड़ के चले गए। तो कहां पर गलती कर दी सोनम ने, जिसके बाद ये पूरा केस खुल गया? देखिए प्लानिंग बिल्कुल भी तगड़ी नहीं थी, क्योंकि ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं थे। इनकी डे वन से इतनी गलतियां थी, सारी की सारी गलतियां, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन टीम शुरू में ध्यान से अगर समझने की कोशिश करती तो 1 मिनट में समझाती कि ये प्री प्लान मर्डर है। जैसे कि अच्छा, मुझको चरण वाइज सोनम समझाइए के, जरा संजीव जी। जी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, सोनम के सरेंडर करने से पहले ही मैंने कई टीवी चैनल्स पे ये कह दिया था कि प्री प्लान मर्डर है, उसकी वजह बताई थी। पहली जो अच्छा। वजह थी, हाँ पहली जो वजह थी, राजा रघुवंशी की बॉडी जहां से रिकवर हुई, वहां से सबसे बड़ी बात थी कि सोनम के वो कपड़े मिले जो कपड़े एक दिन पहले 22 मई की रात को सीसीटीवी में सोनम ने पहने हुए थे, स्पॉट हुए थे, देखे गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक हत्यारा 2 कपल में से एक पार्टनर की हत्या कर देता है, दूसरे पार्टनर के वहां कपड़े, और वो भी ऊपर के कपड़े उतार के वहां क्यों छोड़ के जाएगा। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा था यहां पे कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जो दूसरी बात थी, वहां पे जो हथियार मिला था, जो दाव नाम का कहते हैं हथियार होता है, जो इस तरीके का हथियार होता है कि जो वहां लोकल लोग यूज करते हैं, उससे लकड़ी काटी जाती है, मांस काटा कुल्हाड़ी। जाता है, जंगल काटा जाता है। जी। इस टाइप की कुल्हाड़ी, छोटी सी कुल्हाड़ी होती है, छोटा उसका हैंडल होता है। ऐसा हथियार हत्यारा क्यों छोड़ के जाएगा? जब हत्यारे ने, देखिए हम हत्यारे की तरह सोचते हैं कि हत्यारे ने हत्या कर दी, जेवर लूट लिया, अब उसके पास एक लेडी है, लेडी के ऊपर के कपड़े उतार के वो वहां डाल देता है। समझ में नहीं आता क्यों डाल देता है। दूसरी बात, वो अपना हथियार भी वहां रख जाता है। ये भी कुछ समझ की बात नहीं थी भाई, कोई हत्यारा अगर एक लेडी को किडनैप करके ले जाएगा तो हथियार भी तो चाहिए उसको, उसको डराना भी तो है, कोई बीच में आएगा तो उसको भी तो डराना है, तो हथियार क्यों छोड़ेगा? तो ये एक रेड फ्लैग था जो मुझे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त कोई पोल है, कोई होल है इस पूरे केस के अंदर। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, स्कूटी। अरे कोई नया कपल हनीमून पे गया है घूमने फिरने के लिए, आपने किराए पे एक स्कूटी ली है, तो आप स्कूटी जंगल में जब ले जाएंगे और वहां पे एक पार्किंग है तो आप पार्किंग में खड़ी करेंगे ना। आप पार्किंग से 3 किलोमीटर अंदर जंगल में ले जाके खड़ी करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको वो हाइड करनी है। क्योंकि अगर पार्किंग में खड़ी करते तो सुबह पार्किंग में खड़ी होती, दोपहर कोई पूछ लेता, शाम कोई पूछ लेता कि भाई यहाँ पे किसी की स्कूटी खड़ी है, क्यों खड़ी है, किसकी स्कूटी है, नंबर से पता चल जाता, पुलिस पता कर लेती।
लेकिन आपने स्कूटी को छुपा दिया, क्योंकि स्कूटी आपने 3-4 दिन के लिए रेंट पे ली थी, वो पहला दिन था। अभी तो 3 दिन कहता है उसके मालिक ने पूछना ही नहीं था कि मेरी स्कूटी कहाँ पे है। तो स्कूटी जंगल में हाइड कर देते, वहां पे बॉडी को मार दिया, उसको राजा रघुवंशी को मार दिया, उसके बाद उसकी बॉडी को फेंक दिया खाई में। उन्होंने सोचा डिकम्पोज हो जाएगी और उसके बाद हम लोग फरार हो ही रहे हैं और वहां से लोग आएंगे नहीं, परिवार कुछ पूछताछ करेगा नहीं और धीरे धीरे ये मामला खत्म हो जाएगा। बस यही उन्होंने एक भारी गलती करी, जो ये हथियार छोड़ा था, जो एक कपड़े छोड़े थे, और सबसे ज्यादा पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो तत्परता दिखाई, जो स्मार्टनेस दिखाई। ऐसे जब आदमी की मिसिंग कंप्लेंट होती है कि 2 लोग मिसिंग हैं, तो नेचुरली पुलिस लास्ट लोकेशन देखने के लिए मोबाइल डिटेल निकालेगी। तो जैसे ही इनकी मोबाइल डिटेल निकाली जाती है, सोनम की मोबाइल डिटेल की चैटिंग के अंदर, कॉलिंग के अंदर साफ दिखता है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ी हुई है और कई साल से जुड़ी हुई है, और कंटिन्यू ऑड टाइम, लेट नाइट, लेट सुबह जल्दी उससे कंटिन्यू बात कर रही है, और यहां भी घूम रही है तो कंटिन्यू बात कर रही है। नेचुरली पुलिस देखी भाई किससे बात हो रही है, तो देखा ये तो कोई नौकर है इनके यहाँ का। उसकी जब चैटिंग निकाली गई तो पता चला ये 3 लोगों से कंटिन्यू बात कर रहा है। इधर से जाती है कॉल, कहते हैं सोनम की, और उधर से उसकी कॉल जाती है 3 क्रिमिनल्स को। तो ये जो साइकिल थी, और ये तीनों क्रिमिनल की जब लोकेशन देखी गई तो पता चला कि ये भी यही थे समय में जब ये बॉडी रिकवर हुई। बस यहां से पुलिस को सब समझ में आ गया एग्जैक्टली खेल किया है। लेकिन ये अपना मोबाइल तोड़ चुकी थी, तो इनकी लोकेशन पुलिस को मिल नहीं रही थी, और ये वहां से ट्रेन पकड़ के इंदौर पहुंची, इंदौर अपने प्रेमी से मिली, और इंदौर से प्रेमी ने पहले जो इनका रहने का बंदोबस्त कर रखा था गाजीपुर में, वहां ये छुप गई। अब छुप तो गई है, ये सोच के कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम यहाँ से नेपाल निकल जाएंगे, पैसा तो हमारे पास है ही, जेवर हमारे पास है ही। अब नेपाल निकल जाएंगे तो नेपाल निकल के आराम से 10-15 महीना साल काटेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। यहीं से ये गलती हुई। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो देखा कि जो लास्ट लोकेशन आ रही है राज कुशवाहा की, वो कहीं ना कहीं गाजीपुर की तरफ आई है। उनके दिमाग में पहले ही आ चुका था कि कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है। एक्चुअली इसमें मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि मेघालय पुलिस ने बहुत प्रोफेशनलिज्म दिखाया इन्वेस्टिगेशन के अंदर। उन्होंने अपनी एक बात लीक नहीं होने दी। अदरवाइज पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई बार पुलिस ऑफिसर्स मीडिया के सामने बोल देते हैं कि हमें इस पे शक है, हमें इस पे शक है, हम उसको ढूंढ रहे हैं, हम इसको ढूंढ रहे हैं। पुलिस ने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि पुलिस के ऊपर प्रेशर भी था कि जो उनका टूरिज्म बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो रहा था। किसी भी स्टेट के लिए टूरिज्म बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में 2 युगल का हत्या होना वहां के टूरिज्म बिजनेस को इतना इम्पैक्ट करता कि आने वाले कई साल तक ये बहुत मुश्किल हो जाती। तो पुलिस में प्रेशर था, सीबीआई को केस जा सकता था, ये प्रेशर था। उल्टे कहते हैं जो पॉलिटिशियन थे वो प्रेशर डाल रहे थे। तो पुलिस बड़े आराम से काम कर रही थी, और जैसे उनको पता लगा सोनम, तो उन्होंने फिर ट्रेन स्टेशन सब चेक किए और देखा कि ये ट्रेन से आई हैं, तो उनके खिलाफ इतने सारे एविडेंस कंटिन्यूटी में बनते चले गए उन्हीं की गलती से। जो उन्होंने बड़े सीरियल देखे होंगे या बड़ा प्लानिंग करी होगी, उस सारी प्लानिंग की हवा निकाल दी इस पुलिस ने, सीरियसली। जी बिल्कुल। अच्छा, राज कुशवाहा का जो पक्ष है, उसके परिवार के लोग हैं, उनका कहना है कि वो तो दीदी दीदी कहता था सोनम को और राखी बंधवाता था, तो राज को फंसाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दीदी जैसा शब्द बहुत कीमती शब्द है, इनको कहते हैं ऐसा शब्द यूज नहीं करना चाहिए था। बहुत प्यार है इसके अंदर, बहन के अंदर। लेकिन नेचुरली जो इतने कुत्सित माइंड सेट हो, जिसका इतना घटिया दिमाग हो, वो बहन भी बोलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बिना बहन बोले तो उस जगह रह नहीं सकता था। बहन बोल के तो उस घर में रह सकता था, गर्लफ्रेंड तो बोल के नहीं रह सकता था। तो बहन बोल के अपना काम चला रहा था, और अंत में यही होता कि ये नेपाल चल जाते और वो पीछे पीछे वो भी कहते चले जाता, और खत्म हो गई थी स्टोरी, और लोग दुनिया भूल जाती। क्योंकि ये केस बहुत हाईलाइटेड हो गया ना प्रज्ञा जी। जो चीजें हाईलाइटेड हो जाती है उसको हम लोग टीवी पे देखते हैं और काफी दिन उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन आज से 3 महीने बाद यही केस किसी ठंडे बस्ते में पड़ा होगा, लोगों को ये भी नहीं पता होगा सोनम की जमानत हो गई कि नहीं हुई, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये तो समाज है, सोसाइटी है। जी अच्छा, राजा रघुवंशी ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की होगी। तो जैसे बताया जा रहा है कि एक घाव सामने है, एक घाव पीछे है, एक घाव शायद ये कहा जा रहा है कि सोनम ने भी वार किया या फिर सोनम ने धक्का दिया। मैं उस चीज को समझने की कोशिश करूंगी कि वो समय
क्योंकि आपके पास तमाम केसेस हैं, आपके पास उदाहरण बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि उस दौरान क्या हो रहा होगा जब राजा के ऊपर इस तरह का हमला किया गया होगा उसकी तरफ से, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसकी अपनी बीवी की तरफ से। देखिए, किसी को धोखे से मारना, दुनिया में जब आप किसी को धोखे से मारते हैं तो जो मरने वाला होता है या जिस पे वार किया जाता है वो तो 2 मिनट के लिए तो हतप्रभ रह जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या ये जो हो रहा है ये सच में हो रहा है। क्या मेरी पत्नी जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, जिसने कहा गहने पहन के चलो, जिसने कहा कि मैंने वहां जाना है, वहां की टिकट ली, वहां चलो, मैं सब कुछ करो, ये 1 सेकंड के अंदर सारी चीजें घूम जाती है दिमाग में। विश्वास ही नहीं कर सकता इंसान कि मैं जिससे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अभी जिससे शादी की है, वो इन हत्यारों से मिली है। वो जो चीजें साइकिलों की तरह चलती हैं, आदमी हतप्रभ रहता है, हाथ पैर हिला भी नहीं पाता है, समझ ही नहीं पाता है कि वो अपना अपना कैसे बचाव करे। तो नेचुरली जो पीछे चल रहे थे, उन्होंने जब वार किया होगा तो उसने पीछे मुड़ के देखा होगा, जब मुड़ के देखा होगा तब उसके मुंह पे वार किया गया होगा, और फिर कोशिश की गई होगी उसके मुंह पे दो चार और वार कर दें जिससे कि उसकी पहचान खत्म हो जाए। बस यही सारी गलतियां थी कि उन्होंने वहां हथियार छोड़ दिया जल्दीबाजी में, वहां पे उन्होंने कपड़े छोड़ दिए, ये सब उनके खिलाफ है, क्योंकि ये कोई हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं थे, ये कोई भाड़े के हत्यारे नहीं है। भाड़े के हत्यारे जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर किलर, वो कम से कम हत्या करते हैं, पैसे लेते हैं, उनका ये रूटीन बिजनेस होता है, ये रूटीन काम होता है कॉन्ट्रैक्ट किलर का, ये कोई इनका रूटीन काम नहीं था। इन्होंने जिंदगी में पहली बार कभी मक्खी नहीं मारी होगी, इन्होंने आदमी मारा था। तो इन्होंने से तो गलतियां कंटिन्यू होनी थी और खूब गलतियां हुई भी। और इन्हीं गलतियों के अंदर सर्कमस्टेंस एविडेंस, चेन ऑफ द एविडेंस, डिजिटल एविडेंस इतने सारे इनके खिलाफ हैं कि बच ही नहीं सकते किसी कीमत पे भी, कितनी भी स्टोरियां सुना लें, क्योंकि वो सारे के सारे एविडेंस चीख चीख के कह रहे हैं कि जब आदमी की हत्या होती है तो उसके पार्टनर के ऊपर वाले कपड़े वहां पे पड़े मिलते हैं, उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है, और जिसका खून लगा हुआ है वो राजा रघुवंशी है, और जो लेडी है वो वहां से गायब है, और जब जिस दिन वो सरेंडर करते हैं उसकी बॉडी पे कोई घाव नहीं है। जब बॉडी पे कोई घाव नहीं है तो इन कपड़ों पे जो खून आया, तो ये तो सोनम रघुवंशी के सामने ही आया ना। और फिर उसने जब ट्रेन पकड़ी तो वहां पे जब रेलवे स्टेशन पे आई होगी तो रेलवे स्टेशन पे वो स्पॉट हुई होगी, सीसीटीवी में जगह जगह दिखी होगी, अकेली होगी। तो वो उसकी ये स्टोरी कैसे चलेगी कि मुझे वहां पे किडनैप कर लिया गया, मैं बेहोश हो गई, ये स्टोरी चलेगी बार कैसे? बार तो सोनम सारी रघुवंशी की स्टोरियां, बात आ रही है कि मैं पीड़िता हूँ, मैं किलर नहीं हूँ, मैं खुद अगवा रही इतने दिनों तक। ये मैंने शुरू में कह दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो सरेंडर करने के बाद अपने अपना रिएक्शन दिखा रही है, जिस तरीके से वो हाँ। बहुत अपने आप को बेबस एक नारी दिखा रही है, वो उसका स्टोरी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो ये था कि दुनिया को उसने दिखाया कि मैं तो राधा रघुवंशी से प्यार करती हूँ, खुश हूँ और शादी कर रही हूँ, ये उसका जी। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट मारने के बाद अपने आप को बेबस दिखाना कि मैं तो बेहोश हो गई थी, ये सब चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि अगर ये चीजें चल पाती तो दुनिया बस निकलती। इतने इसके अंदर एविडेंसेस हैं, मैं सिलसिलेवार अगर आपको एविडेंसेस बताऊं तो इसमें से एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जिसको ये झुटला सके। कमीज को नहीं झुटला सकते, हथियार को नहीं झुटला सकते, स्कूटी को नहीं झुटला सकते, उस आदमी को जो वहां पे गाइड था, जिसने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि मैंने 3 आदमियों को इनके पीछे देखा था, उन 3 आदमियों में से एक आदमी को वो गवाह पहचान भी चुका है, आइडेंटिफाई कर चुका है, आप उसको नहीं झुटला सकते। आप डिजिटल जो एविडेंस है उसको नहीं झुटला सकते कि आप और वो कंटिन्यू चैट्स, कहते हैं। वो कहते हैं कि जब राजा रघुवंशी मेरे करीब आता है तो मुझे ठीक नहीं लगता है, जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना, इस तरह की चैट्स जब सामने आ रही हैं तो सबसे बड़ा सबूत तो यही सब कुछ है। अच्छा, अब चलते चलते संजीव जी एक चीज और जानना चाहूंगी कि राज कुशवाहा के मन में क्या था, क्योंकि राज कुशवाहा उस जगह पर नहीं था, उस स्पॉट पर नहीं था जहां पर हत्या की गई। उसके बाद जब राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो देवी सिंह जो कि सोनम के पिता हैं उनको कंधा देता हुआ दिखाई दे रहा था, उनका बहुत सगा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो क्या विचार थे कि मतलब मैं देखिए, आपका अच्छा अच्छा बनूंगा और पीछे से इतना बड़ा खेल करूंगा। राज कुशवाहा वहां रह के सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही रिएक्शन के अकॉर्डिंग उनकी फ्यूचर प्लानिंग बननी थी। वैसे भी किसी मर्डर केस के अंदर 3 4 चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मोटिव, यहाँ मोटिव क्लियर हो गया, राज कुशवाहा को पाना। वेपन, मर्डर वेपन, यहाँ क्लियर हो गया, मर्डर वेपन मिल चुका है। मर्डर वेपन के ऊपर मैं आपको एक और बात बताऊं, मान लीजिए कि ये मर्डर वेपन है, हमने इस मर्डर वेपन से किसी को कत्ल किया और उस मर्डर वेपन को हमने वहां फेंक दिया,
जब हम फेंकते हैं किसी मर्डर वेपन को, तो हमने जब इसको पकड़ा था ऐसे, तो इसके ऊपर हो सकता है हमारे जो फिंगरप्रिंट हो वो बाद में ना आए, क्योंकि वहां पे पानी, मौसम, मॉइस्चर था। लेकिन जो इसके नीचे के जो फिंगरप्रिंट है, जब वो वहां गिर गया नीचे के, तो कहते हैं फिंगरप्रिंट मिटेंगे नहीं। और जब उसे पुलिस ने रिकवर किया, तो नेचुरल पुलिस इतनी स्मार्ट तो जरूर होगी कि जब उन्होंने उसको रिकवर किया होगा तो उसको तरीके से उठाया होगा, ग्लव्स पहन के उठाया होगा, तो उसके जो नीचे से मिलेंगे जो फिंगरप्रिंट्स, वो इन 3 हत्यारों के मिलेंगे। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, पुलिस हमेशा ऐसे केसेस के अंदर 2 प्लान पे काम करती है। पहला प्लान ये होता है कि सॉलिड एविडेंसेस, कंक्रीट एविडेंस, चेन ऑफ एविडेंस बनाकर अपने केस को मजबूत किया जा सके और इन हत्यारों को सजा दिलाई जा सके। लेकिन अगर कहीं चेन ऑफ एविडेंस अगर टूट भी रहा है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि इन 4 हत्यारों में से, एक सोनम, एक राज कुशवाहा, 3 वो, तो ये 4 हत्यारे हैं। मेन तो हो गई सोनम, ये 4 हत्यारे हैं, चारों में से जिसका सबसे कम कहते हैं कोशिश है पूरे केस के अंदर, उसको सरकारी गवाह बना लिया जाए। क्योंकि 120 बी के अंदर तो ये पांचों के पांचों आते हैं, सबको सजा बराबर होने वाली है। लेकिन उस आदमी को निकाल कर उसको सरकारी गवाह बनाकर अपने केस को और मजबूत किया जा सकता है, जिसे बच ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है प्लान ए और प्लान बी दोनों यहाँ पे काम करेंगे, और ये किसी कीमत पे नहीं बच पाएंगे, ये मैं श्योर हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव देशवाल जी, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत थैंक यू मैम। बहुत आभार। आज बहुत ही टाइट स्केड्यूल से हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए थे, तो हम फिर मुलाकात करेंगे और फिर एक चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और समाज में ये जो कुछ हो रहा है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।